नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। पूरी दुनिया की निगाहों में बांग्लादेश इस वक्त है अपने अशांत माहौल को लेकर, अपनी राजनीतिक अस्थिरता को लेकर। लेकिन इस बीच बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन से एक बार फिर उनकी यादें तरोताजा हो गई। फिर इस बात की चर्चा होने लगी और आप भी इस बात में दिलचस्पी रखते होंगे कि आखिर खालिदा जिया कैसे एक मुस्लिम देश की महिला प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाई थी। क्या उनके लिए आसान रहा होगा? क्या बांग्लादेश जो अमूमन अपनी राजनीतिक अस्थिरता से जूझता रहा हो, वहां पे एक महिला ने ये जिम्मेदारी कैसे संभाली होगी, कैसे उस कुर्सी तक पहुंची होंगी और कैसे ये संभव हुआ होगा कि एक साधारण हाउसवाइफ एक महिला प्रधानमंत्री बन जाती है, वो भी मुस्लिम देश की। कहानी बहुत दिलचस्प है और खालिदा जिया को इस वक्त पूरी दुनिया सर्च कर रही है। पूरी दुनिया के लोग, जो नए जनरेशन के लोग हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे ये सब हुआ होगा। खालिदा जिया दरअसल राजनीति में शुरुआती वक्त से नहीं थी। उनके पिता जियाउर रहमान, उनसे उनकी शादी महज 15 साल की उम्र में हुई थी। ये शादी कैसे हुई थी वो भी दिलचस्प कहानी है, लेकिन उनके बचपने से मैं ये सिलसिला शुरू करती हूँ। खालिदा जिया का जन्म बांग्लादेश में नहीं हुआ था, क्योंकि उस वक्त तो बांग्लादेश अस्तित्व में भी नहीं था जब खालिदा जिया का जन्म हुआ। खालिदा जिया भारत के पश्चिम बंगाल में जन्मी हुई है। ठीक सुना आपने, वो भारत में ही जन्मी हुई है, लेकिन जब बांग्लादेश अस्तित्व में आया तो वो चली गई बांग्लादेश अपने घर बार को छोड़कर। और उस बीच उन्होंने एक सैनिक से शादी की जिनका नाम था जियाउर रहमान। बाद के दिनों में वो सत्ता की कुर्सी पर काबिज भी हुए, लेकिन कई दफा जियाउर रहमान को वहां पे जो माहौल था वो उनके खिलाफ था। सैनिक विद्रोह उन्हें कई दफा झेलना पड़ा और इस बीच ये सिलसिला लंबा चला और आखिरकार वो हुआ जिसकी कल्पना ना खालिदा जिया ने की थी और ना ही बांग्लादेश के अवाम ने, यानी उनके पति की हत्या हो जाती है और उसके बाद बीएनपी की जिम्मेदारी खालिदा जिया के कंधे पर आ गई। मतलब एक साधारण सी हाउसवाइफ जिसने राजनीति में कभी अपने पति के जिंदा रहते कदम ही ना रखा हो, बांग्लादेश जैसे माहौल में, वहां के माहौल में जहां मुस्लिम महिलाओं को पर्देदारी में रहना होता है, हिजाब के साथ रहना होता है, नकाब के साथ रहना होता है, वो फिर सार्वजनिक मंचों पर जाने लगी, वो पार्टी की जिम्मेदारी संभालने लगी और बीएनपी को लेकर वो इस तरीके से आगे बढ़ने लगी जैसे कि उन्हें ही अब बांग्लादेश संभालना है। और ऐसा हुआ भी, यानी बाद के दिनों में वो सीधे पहुंची बांग्लादेश की सत्ता की कुर्सी तक, यानी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और दुनिया के लिहाज से वो दूसरी मुस्लिम देश की महिला प्रधानमंत्री बनी। यानी बेनजीर भुट्टो का मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूं कि वो पाकिस्तान की जिम्मेदारी उनसे पहले संभाल चुकी थी, इसलिए उनके नाम ये पहला रिकॉर्ड है कि किसी मुस्लिम देश की महिला प्रधानमंत्री पहली बेनजीर भुट्टो है और दूसरी खालिदा जिया है। उस वक्त शेख हसीना का भी कोई चर्चा नहीं, किसी भी तरीके से कोई ये नहीं। लेकिन बाद के दिनों में ऐसा नहीं था कि उनके लिए राहें आसान थी। प्रधानमंत्री की कुर्सी तक तो वो पहुंच गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बहुत कुछ ऐसा झेला। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन्हें जेल भेजने की साजिश हुई। उनके मुताबिक जो वहां की आवाम है या जो उनके विरोधी खेमा के लोग हैं वो तो इसे सही करार देते हैं और इसी बीच उनकी स्वास्थ्य की स्थिति भी खराब होने लगी। और बाद के दिनों में हमने ये भी देखा कि उन्हें इस बात से छूट मिली कि वो जेल में ना रहकर वो सीधे अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा सकती हैं और अस्पताल के बाद उन्हें बाद के दिनों में घर पर ही शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन उथल पुथल बांग्लादेश में जारी रहा और ये उथल पुथल 2024 तक, 2024 यानी आवामी लीग की प्रमुख चेहरा शेख हसीना जब तख्ता पलट की नौबत आई तो जो जो इनके ऊपर आरोप लगे थे खालिदा जिया के ऊपर, वो सभी आरोप निरस्त कर दिए गए, हटा लिए गए। लेकिन उस वक्त तक उनकी उम्र ज्यादा हो गई थी और तब सबको मालूम था कि खालिदा जिया कभी राजनीति में सक्रिय नहीं हो पाएंगी क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है और वो उस तरीके से कदम नहीं उठा सकती हैं। शेख हसीना मौजूदा वक्त में भारत में है, शरणार्थी के तौर पे हैं। इस बीच जब खालिदा जिया की पिछले दिनों स्थिति बहुत खराब हो गई बांग्लादेश के अशांत माहौल के दौरान ही, तो भारत के प्रधानमंत्री ने भी उनको लेकर संवेदनाएं जाहिर की। उन्होंने कहा कि हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, क्योंकि खालिदा जिया उस वक्त की प्रधानमंत्री हैं जब भारत और बांग्लादेश में बहुत अच्छे रिश्ता हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि आज की जो नौबत है जिसमें सीधे सीधे जान ले ली जा रही है हिंदुओं की, अल्पसंख्यक प्रताड़ित हैं और अल्पसंख्यकों के लिए वो बेहतर जगह नहीं है। वरना अगर भारत के पड़ोसी मुल्कों की लिस्ट तैयार की जाए
तो बांग्लादेश वो देश था जहां पे कोई भी भारतीय नागरिक इत्मीनान से जाता था और उसे अपना दूसरा घर कह सकते हैं कि लगता था। नेपाल भी है वो देश। नेपाल के साथ भी हमारे रिश्ते अभी तक बहुत तल्ख नहीं हुए हैं। अभी मौजूदा स्थिति को छोड़ दे तो अभी 1-2 साल पहले तक तो बहुत स्थिति ठीक रही है, लेकिन वहां भी तख्ता पलट हो चुका है। वहां की भी परिस्थितियां अनुकूल अब नहीं है भारत के लिए और बांग्लादेश के साथ। तो अभी जो मौजूदा स्थिति है उसको देखकर आप समझ सकते हैं। हालांकि इस बीच खबर एक ये भी है, खालिदा जिया के निधन की खबर बताते बताते मैं आपको ये भी बता दूं कि यूनुस सरकार की तरफ से अभी कोशिश की जा रही है कि भारत के साथ रिश्ते उतने भी तल्ख नहीं किए जाए जिससे कि आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। वैसे हिंदुओं की आबादी या अल्पसंख्यकों की आबादी वहां बहुत ज्यादा नहीं है, 2 करोड़ ही है, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया भर से जैसे किरकिरी झेलने को मिल रहा है बांग्लादेश को, या फिर जैसे सवाल उठ रहे हैं, उस लिहाज से बांग्लादेश को भी कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि अब अगर हमने कदम उठाए हिंदुओं के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, तो ये सही और बेहतर कदम नहीं होगा। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि भारत के साथ रिश्ते प्रगाढ़ हो, संबंध बेहतर हो। लेकिन इस वक्त मैं फोकस कर रही थी खालिदा जिया का। खालिदा जिया के पति महाराष्ट्रपति रह चुके हैं, पहले सैन्य अधिकारी, सैन्य विद्रोह में वो मारे गए। उसके बाद खालिदा जिया ने ये जिम्मेदारी संभाली। आज खालिदा जिया नहीं है, अब उनका निधन हो चुका है। लेकिन इस बीच ऐसा नहीं है कि वहां की राजनीति में उनका अस्तित्व खत्म हो गया है। उनके बेटे 17 सालों बाद लौट चुके हैं लंदन से बांग्लादेश, और उसके बाद उन्होंने जिम्मेदारी बीएनपी के अपने हाथों में ले ली है। ये क्या इत्तेफाक है। ऐसा लग रहा था कि जैसे खालिदा जिया इस बात का इंतजार कर रही थी कि मैं अपने बेटे को पार्टी की जिम्मेदारी सौंप दूं और उसके बाद इत्मीनान की सांसें लूं और इत्मीनान से इस जहां से रुखसत हो जाऊं। और वैसा हुआ भी, क्योंकि उनके बेटे को आए हुए बहुत दिन गुजरा नहीं, बहुत दिन बीता नहीं, और इसी बीच खालिदा जिया की निधन की खबरें सामने आ गई। उनके बेटे अब राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि आई हैव अ प्लान, मतलब बांग्लादेश को लेकर उनके मन में प्लान है। और बांग्लादेश की सरजमी को जिस तरीके से उन्होंने नमन किया, उसके बाद वहां के आवाम के मन में एक कहीं ना कहीं इच्छा जगी है कि शायद आने वाले वक्त में खालिदा जिया के बेटे बांग्लादेश को संभाल लेंगे। और जो फिलहाल यूनुस सरकार से लोगों की नाराजगी है, वो नाराजगी के बीच में विकल्प के तौर पर उभरे हैं फिलहाल खालिदा जिया के बेटे। और उस खालीपन को, यानी खालिदा जिया के खालीपन को शायद उनके जरिए भरपाई हो सकेगी। फरवरी महीने में ही बांग्लादेश में चुनाव है। शेख हसीना बांग्लादेश में नहीं है, वो शरणार्थी है। इस चुनाव में उनकी पार्टी प्रतिबंधित है, वो चुनाव नहीं लड़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि बीएनपी के सामने चुनौती के तौर पर यूनुस सरकार, और क्या माहौल वहां पे बन रहा है इसके लिए हम सभी को थोड़ा इंतजार करना होगा कि वहां पे अब परिस्थितियां किस तरीके से डेवलप होने वाली है। खालिदा जिया की गैर मौजूदगी में वहां की राजनीति का रुख किधर जा रहा है, उनके बेटे क्या इतने परिपक्व हैं कि वो बीएनपी की जिम्मेदारी संभालते हुए यूनुस सरकार को सत्ता से बेदखल कर देंगे, कुर्सी से दूर कर देंगे। इन सभी बातों के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन इन सभी बातों के दरमियान फिलहाल दुनिया की निगाहों में बांग्लादेश इसलिए भी है क्योंकि वहां माहौल अस्थिर है। वहां की सरकार अल्पसंख्यकों के ऊपर जिस तरीके से अपनी आंखें टेढ़ी की हुई है, उसके बाद सवाल भारत सहित कई देशों से उठ रहे हैं कि ये सिलसिला कब बंद होगा। फिलहाल इस खबर से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर आपको लग रही है कि आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या खालिदा जिया से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी अलग कहानी आपके नजर में है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं आपके नाम के साथ कोशिश करूंगी मेंशन करूं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आप मेरे नए दर्शक हैं, इस वक्त आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को यानी रीमा प्रसाद को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा रीमा प्रसाद नाम से फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे मेरा प्रोफाइल है, आप वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं।